हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 21 दिसंबर है। आज हमारा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे जो हमारी नोटिफिकेशन होंगी, अगर हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। अगर बात करें हम आगामी जो कल जो न्यूज़ आई है हमारी, जो आगामी जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 68 बीपीएससी, तो इसके आपको मेंस में कुछ चेंजेज हुए हैं। मीन्स में ये चेंजेस हुए हैं कि आपका जो पहले जो आपका वैकल्पिक विषय था, वो वैकल्पिक विषय वो अब नहीं रह गया है। औपचारिक मात्र उसमें आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें आपको भी इसमें क्वालिफाइंग करना है। जनरल के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। और जहां ऑप्शनल ऑप्शनल हटाकर उसके स्थान पर आपको एक ऐसे जोड़ दिया गया है, निबंध जिसको बोलते हैं, जो यूपीएससी और यूपीपीएस में है। निबंध आपका 300 नंबर का होगा। कितने का होगा? ये 300 नंबर का होगा। अगर बात करें हम कि अगर ऑप्शनल वैकल्पिक से अगर हट गया है तो इसके क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपको जो साइंस बैकग्राउंड और जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है उनको थोड़ी नुकसान हुई है। क्योंकि अगर बात करें हम तो उनका साइंस का वेटेज या ऑप्शनल में मैथ का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, मार्किंग ज़्यादा होती थी। ठीक है। इससे उनको थोड़ी सी चीज़ें नुकसान हुई है। बाकी अगर हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि यूपीएससी में भी आप अगर देखेंगे तो 250 नंबर का आपका ऐसे यूपीएससी में भी है। तो वहाँ भी 250 के ऐसे में है। 160 तक हाइएस्ट गया है। नॉर्मली 140 से 160 के बीच में आपका मार्क्स रहता है यूपीएससी में भी। इसलिए राहत भरी बात है कि अब मेंस आसान, थोड़ी सी चीज़ें पहले से आसान, चूँकि एक लगता था कि हमेशा कि एक आपको वैकल्पिक विषय भी एक तैयार करना, ये भी तैयार नहीं हुआ है, कैसे मेंस देंगे। तो ये चीज़ें हट गया है चीज़ें। तो ये कि अब 100 नंबर में आपको 40 नंबर लाना है, वो भी तो आप तुक्का पर भी सही कर सकते हैं। ठीक है। 100 में 40 नंबर, थोड़ा सा मेहनत करेंगे चीज़ें निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज का टॉपिक पे चलते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए अब ये है 168 पीटी, जो भी बीपीएससी का जो पीटी है आगामी, वो अब थोड़ी सी चैलेंजिंग इसलिए हो गई है कि 1/4 से निगेटिव हो गया है उसमें। और आगे क्या हुआ है उसमें, और आगे आपको नॉर्मलाइजेशन रहेगा। जिसमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, कि जिनका अगर आप निगेटिव ज़्यादा लिए हैं, मारे मतलब टिक लगाए हैं, तो उसमें थोड़ी सी नंबर आपको कटौती किया जाएगा आपको उस हिसाब से, रेशियो के आधार पे। और अगर जो निगेटिव कम लगाए हैं उसका रेशियो के आधार पे उनको नंबर बढ़ोतरी होती है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको चैलेंजिंग पीटी थोड़ा सा हो ही गया पहले से अधिक तुलना में, क्योंकि उसमें 1/4 निगेटिव तो है ही, ई ऑप्शन भी है प्लस नॉर्मलाइजेशन भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का अगर बात करें तो दुश्मनों के, ये आज देखिए आपका ये साइंस टेक का टॉपिक है। चीज़ें साइंस टेक का टॉपिक ये कहा जा रहा है कि दुश्मनों के लिए प्रलय बनेगी रॉकेट मोटर से संचालित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो हमारा क्या है इसके बारे में जाने, तो ये सेना को जल्द ही 150 से कहाँ 100 कितना, तो 150 से 150, 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली स्वदेशी बैलिस्टिक जो मिसाइल है प्रलय जो है सो वो मिलने की उम्मीद है। रक्षा खरीद के लिए कुछ स्तरीय बैठक में इस सप्ताह इस मिसाइल को खरीदने के लिए मुहर लग सकती है। अगर बात करें प्रलय के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें, तो प्रलय क्या है? तो प्रलय सॉलिड प्रोपेलेंट्स रॉकेट मोटर से संचालित होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें कई नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और ये सतह से सतह मार करने में सक्षम मिसाइल होगी ये प्रलय। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गरीबों के घर से सांसदों की थाली तक पहुंचे मोटे अनाज के बारे में कहा जा रहा है। इसमें हम लोग जो अगर बात करें तो संसद विशेष मिलेट्स लंच का आयोजन किया जा गया है। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत इतने भी सभी दलों के जो सांसद, उन्होंने जो है मोटे अनाजों से तैयार लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया और 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स मतलब पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की हुई। देखिए ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपको क्या कहते हैं 2023 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा हुई है। ये चीज़ है। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री भोजन की थाली में इन पोषक अनाज को पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहते हैं। इसका सीधा लाभ मिलेट्स की खेती करने वाले छोटे किसानों को मिलेगा। देखिए ये भी एक प्लस पॉइंट है चीज़ें। आगे अगर बात करिए, दो टॉपिक था आपका हमारा ये फर्स्ट पेज में कि आगे हमारे पॉलिटिकल इशू है, तो इसको पढ़ने ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। आगे चलेंगे अगर हम पेज नंबर 3 में, जो हमारा है पेज नंबर 3 में, तो पेज नंबर 3 में अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा आपके लिए ये टॉपिक है आपको, नक्सली हिंसा की घटनाओं में 11 साल में 77% की कमी आई है। ये नित्यानंद जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका डाटा जो भी जारी हुआ है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2010 से लेकर
2010 से लेकर 21 तक का जो डाटा है उस पे भी देश में जो नक्सली हिंसा की जो घटनाओं हो रहा था उससे पहले अब पहले की तुलना में अब जो है वो 77% की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 में नक्सली हिंसा को 2213 घटनाएं हुई थी जो 2021 में घट 509 हो गई है। ठीक है, और 2009 से 19 से अब तब साइबर अपराध की 6 लाख शिकायतें दर्ज की गई है। मतलब वर्ष 2019 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होने के बाद से अब तक साइबर अपराध की लगभग 6 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर नक्सली घटनाएं कम हुई है तो आपका साइबर फ्रॉड जो है ये चीज़ें बढ़ गई है। ये चीज़ें कहा जा रहा है कि 2019 में से लेकर अभी तक लगभग 6 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। ये चीज़ आपका हुआ डाटा है। ठीक है, साकार हो रहा मोदी का न्यू इंडिया। न्यू इंडिया हुआ युवा भारत का सपना। स्मृति ईरानी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि न्यू इंडिया और युवा भारत को सपना शब्दों में पिरोया गया था। इसमें क्या विशेष है उसके बारे में आपको अगर बात करें, देखिए उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि 8 वर्ष में ही भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतिष्ठित हुआ है। देश की आर्थिक प्रगति में युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना जैसे कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर इन्हें सशक्त बनाया है। ये चीज़ ठीक है। मेक इन इंडिया जो है भारत को एक नया रूप दिया, ये भी बहुत अच्छा कदम है। फिट इंडिया मूवमेंट ने भारत की तस्वीर और बदली है और डिजिटल इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। सरकार की उपलब्धि को बनेंगे तो उन्होंने कहा है कि 656 जिलों में 84,400 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए साथ भारत विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर के आया है। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। भारतीय यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना आदि की उपलब्धियों के आंकड़े भी सुझाए हैं। आगे उन्होंने और भी बताए हैं, यहाँ बात करेंगे। देखिए ये भी चीज़ें हैं कि कैग ने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के कदमों में देरी पर जताई चिंता। इसमें क्या पढ़ने था चाहिए टॉपिक कि जो सागर प्रहरी बल की में फास्ट इंटरसेप्शन क्राफ्ट FIC की तैनाती में 13 से 61 महीने तक की देरी हुई है। कुछ नौसैन्य बंदरगाहों पर जून 2022 तक भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया था, जैसा CCS ने कहा था। ठीक है, आगे चलेंगे हम। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय समाज लैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुशील मोदी जो हमारे हैं भाजपा सांसद, उन्होंने कहा है, कहना है कि भारतीय जो समाज है समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और यह भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए भी अनुचित है। संसद के बाहर सुशील मोदी ने कहा कि कुछ वामपंथी उदार कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए, वहां समलैंगिक विवाह और को कानून सम्मत बनाने की मांग की है। आगे है कि ईडी ने सांसदों विधायकों के खिलाफ 87 मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, ये भी चल रही है। चलते आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि भारत में अंगदान बेहद कम, मतलब बहुत कम आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि भारत में जो अंगदान का जो मात्रा है वो कम हो रहा है। समझे हम इसके बारे में। अब क्या कहा जा रहा है कि 12,387 अंगदान हुए हैं बीते 2 साल में। कुछ तेजी आई है, कोरोना के दौरान 2020 में बहुत कम हो गया था, लेकिन धीरे तेजी आ रही है। 15 राज्यों में ही हो रहा है अंगदान। देखिए कहा डाटा भी निकल गया कि पूरे भारत में 15 राज्य में ही अंगदान हो रहा है। यह पश्चिम और दक्षिण के 15 राज्यों में ही हो रहा है। दिल्ली के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण राज्य, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक अंगदान के मामले में सबसे आगे हैं। 2021 में हुए मृतकों के अंगदान में इन 5 राज्यों का जो हिस्सा था 85% हिस्सा था। इसका श्रेय इन राज्यों में मेडिकल हब और अधिक अनुभवी डॉक्टरों की उपलब्धता को दिया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में गुजरात ने 2891 अंगदान दिए, जिसमें से 794 जीवित दान करता थे। आगे बात करेंगे। हृदय प्रत्यारोपण में 10,000 हार्ट फेल के शिकार होते हैं, लेकिन 200 ही ट्रांसप्लांट हुए हैं। किडनी में 2.5 लाख को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन इसमें से 8,000 को ही मिल पाते हैं अंग। लिवर में अगर बात के सबका आंकड़ा है आपका, तो 80,000 व्यक्तियों को लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, जिसमें 1800 को ही मिल पाता है। देखिए ये आंकड़ा है। 1.5 लाख लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटना में हर साल, जिसमें से कई आदर्श रूप से अंग दान कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि दिल के काम करना बंद होने तक के बाद दान संभव है। वर्तमान में लगभग सभी अंगों को ब्रेन डेड व्यक्तियों को लिया जाता है। 301 अस्पतालों में होता है अंग प्रत्यारोपण। क्या था, तो 1.5 लाख लोगों की मौत हो जिसमें होती है सड़क दुर्घटना में, जिसमें से कई आदर्श रूप जो से अंग दान कर सकते हैं। हालांकि दिल के काम करने बंद करने के बाद दान संभव है। वर्तमान में लगभग सभी अंगों को ब्रेन डेड व्यक्तियों से लिया जाता है। 301 अस्पतालों में होता है अंग प्रत्यारोपण, में से 250 अस्पताल ही राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटों के साथ रजिस्टर्ड हैं।
देखिए ये चीज़ें हैं। अब ये कहा जा रहा है किस स्थिति में दान किया जा सकता है, किस स्थिति में किया जा सकता है दान, कौन सा स्थिति में आप लोग दान कर सकते हैं। ब्रेन डेड हो जाने पर शरीर के सारे अंग दान किए जा सकते हैं। शरीर की मृत्यु होने पर करीब 6 घंटे तक आंखों का दान किया जा सकता है। गुर्दे, फेफड़े या आंख, यकृत, करोनिया, छोटी आंत, त्वचा के उत्तक, हड्डी के उत्तक, हृदय वाल्व, शिराएं दान की जा सकती है। इनकी जरूरत बनी रहती है। अंगदान उन व्यक्तियों को किया जा सकता है जिनकी बीमारियां अंतिम अवस्था में है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझना है। दूसरे देशों से बहुत पीछे है भारत। अंगदान के मामले में अगर देखा जाए, भारत जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही पीछे है। यहाँ 10 लाख की आबादी पर केवल 0.52 लोग अंगदान करते हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 49.6%, क्रोएशिया में 35%, अमेरिका में 27 लोग दान करते हैं। तमिलनाडु में बीते कुछ समय इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 80,000 करोड़िया दान होता है। स्पेन में भी खास है समझ में। चलिए ये चीज़ अंगदान से रिलेटेड था, आंकड़ा जारी हुआ है। रेलवे की 814 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण, 10% का भी उपयोग नहीं। मतलब रेलवे जो है 814 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें से 10% का भी उपयोग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आंकड़ा आया है कि बांग्लादेश घुसपैठ और मतवातना से बदल रही है संताल परगना की। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर देखा जाए हम तो झारखंड के जो संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पुरानी समस्या रही है। संताल परगना प्रमंडल के 5 जिला है। दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा का जुड़ाव जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से है। इस कारण यहाँ जो है घुसपैठियाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ के जो सांसद उनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और आदिवासी की आबादी घट रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में अपराध भी बढ़े हैं। खासकर क्या अभी अभी देख ही होंगे, ज़्यादातर न्यूज़ में आ रही है, खासकर लव जिहाद, लड़कियों के साथ दुष्कर्म और क्रूरता से उनकी हत्या कर देने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इन इलाकों में हो रहे जनसंख्या की बदलाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को रिपोर्ट भी भेजी जाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17,000 बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, लेकिन इन्हें वापस नहीं भेजा सका। इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी। साहिबगंज का रिपोर्ट जो आया है उसमें देखा जाए, कहा जा रहा है कि महिलाओं और आदिवासियों के प्रति बढ़ रहे अपराध, हाल ही में घटना भी हुआ है, हाल ही में घटना घटा है। तो देखा जाए तो कहा जाए हाल के जो वर्ष हैं उसमें इन इलाकों में आदिवासियों का शोषण भी बढ़ा है, जो चिंताजनक है। ईसाई मिशनरियों के बाद अब जो है आदिवासियों के सामने अब मुस्लिम मतदाता की चुनौती भी है। हाल के दिनों में 3 आदिवासी किशोरियों के मुस्लिम युवकों द्वारा क्रूरतापूर्वक मारे जाने की घटना देश भर में चर्चित हुई। ये तीनों घटनाएं इन्हीं इलाकों से हुआ है। दुमका में इसी वर्ष 23 अगस्त को शाहरुख नाम के युवक ने एक तरफा प्रेम में घर में सो रही किशोरी को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जला दिया था। जबकि दुमका में ही 3 सितंबर को एक आदिवासी किशोरी की हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया। इसमें अरमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं ताज़ा घटना 16 दिसंबर को साहिबगंज के बोरियो में आदिम पारिया जनजाति की महिला रूबिका की हत्या कर उसके शव को 40 से अधिक टुकड़े कर दिया। ये चीज़ें घटनाएं घट रही है। अब इसमें से ये कहा जा रहा है, ये आंकड़ा है हमारा है कि 500% पाकुड़ में मुस्लिम आबादी है, जो 20 साल पहले 30% थी, जिसमें बढ़ोतरी हुआ है। अगर आदिवासी की बात करें तो आदिवासी की अगर बात करें तो 291%, मतलब आदिवासी की जनसंख्या 34.03 से घटकर इतनी रह गई है। 50 साल में साहिबगंज जिले में दुगुनी हो गई मुस्लिम आबादी। ये समझिए, ये बहुत बड़ी है। लगातार कम हो रही आदिवासियों की संख्या, साहिबगंज में लगातार बदल रही डेमोग्राफी। ठीक है, एनआरसी लागू करने झारखंड के पूर्ववर्ती रघुवर दास के कार्यकाल में वर्ष 2018 में गृह विभाग ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से परगना क्षेत्र में हो रहे जनसंख्या बदलाव का हवाला देते हुए पूरे राज्य में एनआरसी लागू कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने भी सोमवार को विधानसभा में यह मांग दोहराई है। दूसरी ओर गोड्डा के जो सांसद निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में यह मामला उठाया था। ये बहुत सारे वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये चीज़ें डाटा था हमारा। बंगाल पुलिस जो है उसमें विशेष आरक्षण के तहत होगी ट्रांसजेंडर की नियुक्ति, इसको भी आप देख लेंगे। समीक्षा की मांग करती रही जो है हमारा बिहार का ये मामला है। समीक्षा की मांग करती शराबबंदी, जो शराबबंदी मामला ये समीक्षा करने की मांग कर रही है, समीक्षा करने की जरूरत है इसमें। क्या उसको आप देख लेंगे चीज़ें। जलवायु परिवर्तन का दंश झेलते बच्चे, बात करें हम जलवायु परिवर्तन के बारे में टॉपिक पर, तो हाल में यूनिसेफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कोशिश न की गई तो जलवायु आपदा बाल अधिकार की दिशा में सबसे बड़ी बाधक साबित हो सकती है। दुनिया में लगभग 1 अरब बच्चे जलवायु संकट के प्रभावों से अत्यंत उच्च जोखिम स्थिति में है। पर्यावरणीय खतरों का बच्चों के कल्याण और भविष्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग
फसलों की घटती पौष्टिकता, खाद्य असुरक्षा, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण का असर बच्चों पर ही पड़ा है, जिससे वे अनिश्चित भविष्यता का सामना कर रहे हैं। बच्चे जो हैं किसी भी आपदा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। यूनिसेफ की चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 1/3 बच्चे लू और पेयजल की संकट का सामना कर रहे हैं। हर 6 में से एक और हर 7 में से एक बच्चा क्रमशः चक्रवात चक्रवात और बाढ़ का जोखिम झेल रहा है, जबकि हर 4 में से एक बच्चा मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जन्य बीमारियों की चपेट में है। जलवायु की कठोरता बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भविष्य की जो आजीविका है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास को ही प्रभावित करती है। जलवायु संकट जो है बच्चों के भविष्य को चुनौतीपूर्ण बनाकर उनके उपयोगी मानव संसाधन के रूप में विकसित होने की संभावनाओं पर रोक लगा देता है। बच्चे दुनिया के उन 23 देशों में शामिल हैं जहां अत्यधिक उच्च तापमान के कारण बच्चों को जोखिम उठाना पड़ता है। प्रचंड गर्मी और कड़ाके की ठंड और मूसलाधार वर्षा के इन दिनों में बच्चों का स्कूल जाना, खेल के मैदान जाना, भ्रमण कर जाना सब बाधित होता है। मौसम की प्रचंडता बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, इससे उनका प्राकृतिक विकास प्रभावित होता है। बच्चे बड़ों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। बढ़ते तापमान का असर बच्चों के जीवन और भविष्य पर भी पड़ता है। बच्चों का जो मंडरा खतरा है बच्चों पर, जो ये जो खतरा मंडरा रहा है, ये जो है हमारे मानव अस्तित्व और पृथ्वी के भविष्य के लिए गंभीर संकट का उत्पन्न करेगा। ये बढ़ता अगर बात करें हम, तो बढ़ता जो तापमान है हमारा, ये बढ़ता तापमान, पानी की कमी और खतरनाक श्वसन स्थिति की सबसे घातक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यूनिसेफ का जो रिपोर्ट आया 2022 से 30 की अवधि के बीच जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस ध्येय के साथ बच्चों के साथ काम कर रहा है और इस धारा को बच्चों के साथ रहने योग्य बनाया जा सके। ये चीज़ें कहा जा रहा है यूनिसेफ की तरफ से। देखिए आगे अगर हम चलें, कोलिज्म पर हो रहा है पुनर्विचार। कोलिज्म पर कहा जा रहा है कि विचार हो रहा है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया हूँ, तो कोलिज्म के वाले पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आखिर कोलिज्म क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कोलिज्म प्रणाली ही की कार्य पद्धति और उसकी उपायिकता पर बहस हो रही है। 1994 से पहले देश में इस तरह कोई विवाद नहीं था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड में बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही थी। तब 9 न्यायाधीश की पीठ ने मत व्यक्त किया था कि न्यायाधीश चूंकि न्यायिक परिवार का हिस्सा होता है, इसलिए उसके बारे में जितनी समझ न्यायाधीशों की होती है उतनी दूसरों को नहीं होती है। अतः उसकी नियुक्ति जो है और स्थानांतरण से जुड़े विषयों पर न्यायपालिका को ही निर्णय लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो वैसे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय, अगर बात किया जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 के 1 में प्रदान की गई। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये दोनों जो अनुच्छेद ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे, और राष्ट्रपति से यह जरूर अपेक्षा की गई है कि वह न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय देश के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश के तहत तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वहाँ के राज्यपाल से भी मशविरा करें। आज देखने में यह आ रहा है कि यह कोलिज्म प्रणाली कई विसंगतियों से ग्रस्त है। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्तर से निष्ठा पर हमेशा संदेह किया गया है। 20 साल पुरानी कोलिज्म जो प्रणाली, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजों ने भी आलोचना किया है कि कोलिज्म के सदस्य थे, मुख्य आरोप यह था कि पारदर्शिता का घोर अभाव है। पूरी दुनिया में कहीं भी जज के ही साथ ही जजों का चयन नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति जे चामलेश्वर ने भी एक बार कहा था कि कोलिज्म प्रणाली विफल हो गई है। कानून के शासन का सिद्धांत प्रशासनिक कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो विवेक पर नियंत्रण रखता है, और प्रशासनिक कानून के आधार पर अगर बात करें तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से परे विवेक का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति जांच के अधीन है। जांच के अधीन है। पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक नए कानून की आवश्यकता है। निसंदेह देश में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएससी विफल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के रूप में एक और कानून बेहतर समाधान हो सकता है। ब्रिटेन में जजों की नियुक्ति के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग है जिसमें 50 सदस्य अध्यक्ष हैं। आयोग के सदस्यों की विविधताओं में अपनी विशेषज्ञता ज्ञान लाने में सक्षम बनाती है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिमाग से स्वतंत्र है। इसी प्रकार मलेशिया में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य न्यायिक नियुक्ति आयोग है। इस आयोग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इन सदस्यों में से एक सदस्य अकादमिक जगत का होता है। यह एक उत्कृष्ट प्रवृत्ति है। बाकी चीज़ें देख लेंगे चीज़ आगे। इसमें आगे अगर बात करें हम, इसमें एक टॉपिक आपका आता है कि सहकारिता समिति संशोधन बिल संसदीय समिति को भेजा गया है। मतलब मल्टी स्टेट, अगर देखा जाए तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन में विधेयक 2022 को मंगलवार को संसद की संयुक्त समिति के बाद भेज दिया गया। इस समिति में क्या होगा कि 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि उचित समिति बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह में लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बिल को 7
दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल पर स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी। बिल जो है चुनावी प्रक्रिया और निगरानी तंत्र में सुधार के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ व्यापार करने में प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल करता है। तो चलिए ये भी टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, हमारा एक और टॉपिक है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड और बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन है। देखिए ये हमारा करंट अफेयर्स का मुद्दा है, टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस तरह के टॉपिक्स पीटी में ही पूछा गया है कितनों बार, और आ सकती है, इसलिए आपको ये पढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसने मंगलवार को जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें इसमें पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। कौन? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, लक्षद्वीप और गोवा। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन अगर देखा झारखंड और बिहार का रहा है। इस ईएसी और पीएससी के चेयरमैन विवेक दरबाई ने सामाजिक प्रगति सूचकांक देश के राज्य और जिले पर रहित रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें सामाजिक प्रगति के मामले में मिजोरम का आइजल, हिमाचल प्रदेश का सालन और शिमला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 जिले रहे हैं। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा संस्थान और गैर लाभकारी संगठन सोशल प्रोग्रेसिव इंटरेक्टिव ने तैयार किया है। आगे अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो किस आधार पर ये तैयार होता है, इन आधारों पर क्या जाता है, किससे? तो कहा जा रहा है कि बुनियादी मानवीय जरूरत, मतलब मानवीय जरूरतों के मामले में किसी राज्य या जिले में पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन किया जाता है। बेहतर जीवन शैली का आधार, मतलब इसमें क्या होगा कि रहन सहन या जीवन स्तर के मामले मूल ज्ञान, सूचना तक पहुँच, संचार, स्वास्थ्य और देखभाल और पर्यावरण की गुणवत्ता को भी देखा जाता है। अवसर, तो अवसर के मामले में व्यक्तिगत अधिकार, निजी आज़ादी और चयन, समावेशन और आधुनिक शिक्षा तक पहुँच की स्थिति को भी आंका जाता है। ये सब चीज़ें था हमारा ये। आगे हमारा आईआर की अगर बात करें तो यूएनएससी के विस्तार की प्रबल संभावना, गुटेरस का कहना है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को कहा है, क्या कहा है उन्होंने उनका ये कहना है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने वीटो के अधिकार के मुद्दे पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मुख्य प्रश्न सुरक्षा परिषद की संरचना और वीटो के अधिकार से संबंधित। अब यह सदस्य देशों का मामला है और इन पर्दाओं में सचिवालय का कोई प्रभाव नहीं है। आगे है एम्पायर मैगजीन के 50 महान एक्टर्स की सूची में शाहरुख खान अकेले, मतलब कहा जा रही है, पीटी का क्वेश्चन आपका होगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को ब्रिटिश एम्पायर मैगजीन ने अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया। शाहरुख की सूची में शामिल होने वाले अकेले भारतीय कलाकार हैं, तो इसलिए आपको पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखा जाए तो डीएसआई के जरिए भारत जैसे देशों को जैव विविधता में मिलेगी मदद। तो क्या? तो देखा जाए कनाडा में 7 दिसंबर से चल रहे जो है COP15 जो चल रहा है, सोमवार को ऐतिहासिक समिति का समापन हो गया सोमवार को। उसमें विकासशील और गरीब देशों की वित्तीय मदद और सुनिश्चित स्थल के संरक्षण के लिए डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन डीएसआई तकनीक का इस्तेमाल करना भी महत्वपूर्ण भाग है। विशेषज्ञ का ये कहना है कि इससे क्या होगा कि भारत जैसे देशों के लिए वित्तीय जो मदद है वो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा और वे प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दे सकेंगे। देखिए, और नागोया प्रोटोकॉल के जरिए संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील व गरीब देशों की वित्तीय मदद कर आनुवंशिक स्रोतों को संरक्षण देना है, जिससे क्या हुआ कि आदिवासी और किसानों के पलायन को रोका जा सकता है और जैव विविधता के नुकसान को भी रोका जा सकेगा। डीएसआई तकनीक का जो प्रयोग कर कंपनियां जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आनुवंशिक स्रोतों का आकलन बिना किसी दौड़ भाग के कर सकती है। COP15 में यह भी तय हुआ है कि डीएसआई का जो लाभ होगा वो विकासशील देशों को समान रूप से मिलना चाहिए। और राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण एनबीए के सचिव जस्टिन मोहन ने कहा कि डीएसए वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जीबीएफ 2000 के बाद टारगेट 13 और गोल सी के तहत COP15 का भाग है। डीएसआई तकनीक से विकासशील देश की वित्तीय मदद का सटीक आकलन किया जा सकेगा। इसको आप देख लेंगे चाहिए। चलिए, तो हम लोग का देखा जाए तो आज का ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया चाहिए। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आने वाले जो नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। और कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें।